वेलकम बैक टू ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म डैफोडिल 2.0। देखो आज प्री बोर्ड का ये जो कंटेंट है, सवाल आया है, हम उसका डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है ना। और क्वेश्चन काफी अच्छे अच्छे पूछे गए हैं, मतलब इसके फाइनल में आने के भी चांस है, पैटर्न में कोई बदलाव नहीं होगा और काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर मतलब प्रॉब्लम्स आए हैं प्री बोर्ड में। चलो हम लोग डिस्कस करते हैं। और पहला सवाल है द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 99x प्लस 127। अब चूंकि एक नंबर का सवाल है तो इसका सॉल्यूशन भी उतना ही शॉर्ट में करके निकल जाना है, नहीं तो आप लैक ऑफ टाइम में फंस जाएंगे, ठीक है ना। सब पहला क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस 99x प्लस 127 का। देखो इसको कुछ नहीं देखना है, ये देखना है कि ये पॉजिटिव इसका जब मिडिल टर्म एक्सपेंशन करेंगे तो इसका ना आप मिडिल टर्म एक्सपेंशन भी दोनों पॉजिटिव में करोगे तो फिर ऑटोमेटिक आप देख पा रहे हो आगे जाके कॉमन लेने के बाद यहाँ पॉजिटिव बनेगा, यानी बोथ रूट्स इसके कैसे बनेंगे, निगेटिव बनेंगे, ठीक है ना। कैसे बनेंगे, बोथ रूट्स निगेटिव बनेंगे, ठीक। जो सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, सेकेंड क्वेश्चन वो बोल रहा है कि इफ x बराबर a एंड y बराबर b इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस y बराबर 2। एक इक्वेशन है x माइनस y बराबर 2 और दूसरा इक्वेशन है x प्लस y बराबर 4। तो आपसे ना पूछा गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b का वैल्यू फाइंड करना है, मतलब x का मान a बोल रखा है, y का मान b। आप ऑटोमेटिक ना x और y फाइंड कर लो, a और b वही है, ठीक। जब देख रहे हैं तो x और y, आप ऐसे देखो इसको लॉन्ग प्रोसेस में भी कर सकते हैं, पर सीधा आपको अगर x फाइंड करना है 2 प्लस 4/2 दैट मींस 3, और अगर y फाइंड करना है 4 माइनस 2/2 दैट मींस 1। 3 और 1 इसका ऑप्शन नंबर सी क्लियर आंसर है। आप करके भी देख सकते हैं ना। देखो y से y कैंसिल तो 2x बराबर क्या बनेगा, तो इनका सम दैट मींस 6, तो x बराबर क्या बन रहा है, 3 बन रहा है, ठीक है ना। और अगर y का मान चाहिए तो आप यहाँ निगेटिव करोगे, ये कैंसिल होगा, -2y बराबर -2 दैट मींस y बराबर -2y बराबर -2, तो y बराबर 1, ठीक। तो ये भी सही है। आप देखिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, इसके रूट्स का नेचर पूछा है। क्या है हमारा सवाल, एक 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, इसके रूट्स का नेचर पूछा। तो भाई आप डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करोगे तब ना, d फाइंड करो। d कितना होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट किसका, b स्क्वायर, तो भाई बोले 9 माइनस 4ac, तो ये तो 20 बन जाएगा ना। 9 माइनस 20 माइनस 11। इज इट पॉसिबल टू फाइंड इट्स स्क्वायर रूट, बोलोगे नहीं। यही से आपको पता चल जाता है कि इसके ना नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। देखो इसका भी ऑप्शन नंबर सी है, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 3। देखो क्या है क्वेश्चन हमारा, 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 6, और इसके ना अल्फा और बीटा रूट्स हैं। आपको अल्फा प्लस बीटा फाइंड करना है। अल्फा प्लस बीटा आप डायरेक्ट फॉर्मूला जानते हैं, माइनस बी अपॉन ए दैट मींस 13 अपॉन 2। माइनस ऑफ माइनस 13 तो कितना हो जाएगा, पॉजिटिव 13, 13/2। इसका भी ऑप्शन नंबर सी है ना, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। 13/2 कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ माइनस 13 अपॉन 2, ठीक। लेकिन माइनस करेंगे इसका तो बन जाएगा कितना, पॉजिटिव, दैट मींस 13/2। क्लियर आंसर। अब देखिए 5 क्वेश्चन क्या है, 5 क्वेश्चन को आपको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। आपको एसएन दे चुका है, क्या दे चुका है, एसएन। हम बोले हाँ ठीक है। एसएन का वैल्यू कितना दे रखा है, 3n स्क्वायर माइनस 4n, 3n स्क्वायर माइनस 4n। और फिर बोला ना कि अगर एसएन इतना है तो हमारा टीएन जो है वो, या एएन जिसको आपका क्वेश्चन बोला है 6n माइनस 7, एएन को कितना बोल रखा, 6n माइनस 7। हम बोले कि अब देखते हैं कि ये बात ट्रू है। एसएन माइनस एसएन माइनस 1 करेंगे, हमको एन का वैल्यू मिल जाएगा। हम बोले अच्छा एसएन कितना है, तो 3n स्क्वायर माइनस 4n, बट ठीक। एसएन माइनस 1 कितना हो जाएगा, तो 3। अब की एन जहां जहां है वहां n माइनस 1 पुट कर रहे हैं ना। एन देखो जहां n है वहां n माइनस 1 आ गया, तो n माइनस n1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू n माइनस 1। हम बोले हाँ। अब देखो इसको रहने देते हैं ना, जल्दीबाजी करना है आप लोगों को। तो 3 इंटू ये कितना, n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, और ये कितना, तो माइनस 4n प्लस 4। ये सारा चीज घटेगा, ये है कितना, तो माइनस 3n स्क्वायर माइनस 3 प्लस 6n माइनस 4n
अच्छा ये सब घटना है ना, तो ये +4n और -4, रिजल्ट देखो क्या बनेगा, सॉरी ये हम तो वही गड़बड़ हुआ था पिछले सॉल्यूशन में, 3n² - 4n में से घटना है, ये देखो 3n² से 3n² खत्म, 4 6 10n - 4n कितना बनेगा 6n, -3 - 4 कितना बनेगा -7, दैट मीन 6n - 7, यस करेक्ट, ठीक है ना। ये कितना बन रहा है 5 का ए करेक्ट है। और 5 के बी में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि असर्शन तो ये था, रीजन लिखा हुआ है कि Sn इज गिवन बाय An बराबर Sn - Sn - 1, मतलब देखो पूरा सवाल पढ़ते, nth टर्म ऑफ एन एपी व्हिच सम टू n टर्म्स इज Sn, अगर कोई एक एपी है जो nth टर्म का है, अगर उसका सम Sn है तो An का फॉर्मूला बताया है कि यह होता है, मतलब इसमें से यह, बोले भाई ये तो एकदम करेक्ट था, और इसी के वजह से ना आप पहले बात को सही कर पाए हो, असर्शन हमारा सही है और रीजन भी हमारा सही है, इसी रीजन के वजह से ये आया, आप सॉल्व करके देख चुके, दैट मींस इसमें हम ऑप्शन देते हैं both assertion A and reason R is true and reason R is correct explanation of assertion A, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देख लेते हैं। देखिए काफी आसान सवाल पूछा गया है, लेकिन आपको कॉन्सेप्चुअल होना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो तभी आप इस चीज को कर पाएंगे। द एरिया ऑफ ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल इज 40 स्क्वायर सेंटीमीटर, एरिया कितना दे रखा है, एरिया दे रखा है 40 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब जब एरिया इतना है तो आप कर सकते हो राइट एंगल ट्रायंगल का 1/2 इंटू बी इंटू एच पता है आपको, अब बी इंटू एच नहीं सॉरी बी इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस, एच तो इसमें आप हाइपोटेनस को कहते हो, हम एल्टीट्यूड को बोलते हैं, तो ठीक है ये बात। और फिर आपको साथ में क्या दे रखा है ना, P प्लस डी प्लस एच, परपेंडिकुलर प्लस बेस प्लस इट्स हाइट का वैल्यू 40 दे रखा है। आप देखो आपके पास दो इक्वेशन है, कितने इक्वेशन है, दो, ये है ना पहला इक्वेशन, हम बोले हाँ, ये है ना दूसरा इक्वेशन, बोलोगे हाँ। अब दो इक्वेशन दिया और कितने वेरिएबल्स हैं जो इसको आपको फाइंड करना है, तो आप कहोगे कि हमको P भी फाइंड करना है, B भी फाइंड करना है, H भी फाइंड करना है। ऐसे क्वेश्चन में दिया है ना कि हम क्या हाइपोटेनस का फाइंड कर सकते हैं, हम बोले हाइपोटेनस फाइंड कर सकते हैं। देखो यहाँ पे एक वेरिएबल, दो वेरिएबल, तीसरा वेरिएबल, यहाँ एक दो वेरिएबल, अब तीन वेरिएबल में से तीनों का वैल्यू आप निकालोगे तभी तो आप H भी निकाल पाओगे वो, हाँ। और इक्वेशंस तो दो है, तो भाई इनसफिशिएंट डाटा, इसमें एक ऑप्शन दे रखा है ऑप्शन नंबर डी, डाटा इनसफिशिएंट, ठीक है ना। जितने वेरिएबल्स होते हैं, जितनी अनजान चीजें होती है, आपको उतना इक्वेशन देना पड़ेगा, ठीक, और फिर आप सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज आप अप्रोक्सीमेशन या PQ कैसा है mn के पैरेलल। अब फिगर ध्यान से देखेंगे, ठीक, ये है हमारा KMN, इसमें जो PQ है P और Q वो क्या है, तो पैरेलल है, किसका पैरेलल है हमारा, PQ इज पैरेलल टू MN, हम बोले अच्छी बात। आपको KP और PM का रेशियो दे रखा है 4/13, किसका रेशियो दे रखा है, KP और PM का रेशियो कितना, 4 और 13 का रेशियो दे रखा है। आपसे पूछा Kn 20.4 है, Kn कितना है 20.4 है, हम बोले अच्छा ये पूरे का वैल्यू, Kn का वैल्यू 20.4 है, KQ का वैल्यू बताओ, हम बोले भाई ये भी 4 और 13 के रेशियो में होगा, ये तो थेल्स थ्योरम है ना, ये भी 4 और 13 के रेशियो में होगा, बिल्कुल। तो अब अपने पूरे को पूरा था कितना 20.4, तो अपने इस पूरे को ना इसके हिसाब से कितना वैल्यू आएगा, मतलब आप रेशियो का डिस्ट्रीब्यूशन एक तरह से कर रहे हैं, तो सीधा 4/17 मल्टीप्लाइड बाय 20.4, आप देख रहे हो 17 एकम 17 और 7 और 0.2, तो कितना आ गया 4.8, ऑप्शन में भी है ना 4.8, ऑप्शन नंबर ए कितना है 4.8, क्लियर है ना। देखिए बहुत अच्छा सवाल है और इंपॉर्टेंट सवाल भी, अभी जो हम 7th क्वेश्चन सॉल्व किए ना, ये थेल्स थ्योरम का एप्लीकेशन पे भी सवाल दे सकता है, तो काफी आसान बात होता है, आप सीखो। अब देखिए हम एक क्वेश्चन बना रहे हैं, एक सर्कल है, हम बोले हाँ ठीक, कैसा है एक सर्कल, और फिर इसके आजू बाजू एक क्वाड्रिलेटरल है, थोड़ा परेशान कर रहा है ना इसको।
सॉरी फॉर इंटरप्शन। देखो आप अब कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या था कि इन द गिवन फिगर ए सर्कल टच ऑल द फोर साइड्स ऑफ क्वाड्रेंटल ABCD विथ AB बराबर 6 BC बराबर 7। हम सिर्फ फिगर और डाटा पे काम करते हैं। एक हमारा सर्कल है, हम बोले हाँ ठीक है, और इसको ना एक ऐसे क्वाड्रिलेटरल हम साइड में बनाए हैं, ठीक, क्वाड्रिलेटरल, हम बोले अच्छा क्वाड्रिलेटरल है, ठीक। अब देखो इस क्वाड्रिलेटरल में है क्या, ये पूरा टच कर रहा है। अगर यहाँ पे आप देख पा रहे हो, नहीं तो ये एकदम टेंजेंट जैसा बिहेव कर रहा है ना, एक पॉइंट पे टच करके निकल रहा है। आपको AB नाम हम लिख देते हैं, समझने में आसान होगा, ABCD, और यहाँ पे PQRS, ठीक। आप देखो AB 6 दे रखा है, कितना है AB का लेंथ 6। हम बोले अगर ये x का होगा तो ये 6 माइनस x का होगा। हम बोले हाँ, ये एक्सटर्नल पॉइंट से किसी भी सर्कल पे अगर टेंजेंट देते हैं, ये 6 माइनस x का, तो ये भी 6 माइनस x का। पर ना आपको BC का वैल्यू 7 दे रखा है, BC का वैल्यू 7। हम बोले वाह, फिर तो ये 1 प्लस x होगा, तभी तो इन दोनों को ऐड करके 7 फाइंड कर पाएंगे। आप बोले हाँ, एक्सटर्नल पॉइंट से देखो एक टेंजेंट, दो टेंजेंट, तो ये भी 1 प्लस x का होगा। बोले क्लियर। अब देखो CD का वैल्यू आपके क्वेश्चन में दे रखा है 4। CD का वैल्यू कितना दे रखा है, CD का वैल्यू 4 दे रखा है। जब CD 4 है तो ये कितना होगा, 3 माइनस x। 3 माइनस एक्स होगा कि नहीं होगा, आप बोलोगे होगा। अब देखो आपसे ना AD का वैल्यू पूछा था, बोले भाई जब यहाँ से ये 3 माइनस एक्स तो ये भी 3 माइनस एक्स, यहाँ से ये x तो ये भी x, दैट मीन्स कितना आया इसका 3 माइनस एक्स प्लस एक्स। दैट मीन्स कितने का, AD हमारा आ गया 3 सेंटीमीटर का। और ये ऑप्शन नंबर ए है, आप देख लो 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 क्वेश्चन नंबर करने के लिए ना आपको बस, ऐसे तो ये क्वेश्चन आपके लिए टफ लगेगा अगर आप इसके थ्योरी को नहीं जानते हो। हम उसमें थ्योरम को भी प्रूव करेंगे, और डायरेक्ट बच्चों को ना बुक में सॉल्व करवाया गया है कि आप इसको अच्छे से कर ले। आपको पता होगा कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल किसी सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, क्या कर रहा है, किसी सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, तो सेंटर पे जो एंगल्स बनते हैं ना अपोजिट साइड से, वो सप्लीमेंट्री होते हैं। और बस इतना के बाद आप इसका आंसर कर सकते थे कि हाँ 55 डिग्री आंसर होगा। देखो ये कोई सर्कल है, बोले हाँ, ये देखो एक क्वाड्रिलेटरल इसको सर्कमस्क्राइब कर रहा है, ठीक है ना, क्या कर रहा है, सर्कमस्क्राइब कर रहा है, ठीक। अब आपसे पूछा गया ये क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब कर दिया, हम बोले हाँ। अब एंगल सेंटर पे, तो भाई बन रहा है ना यहाँ पे सेंटर पे ये एंगल बन रहा है। फिर देखो ये टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, बस फिगर थोड़ा इधर उधर हो गया ना, चलिए हम ऐसे कर रहे हैं। अब ये हमारा इस साइड और इस साइड से जो एंगल बनेंगे वो एक दूसरे के ना सप्लीमेंट्री एंगल हो गए। क्या मतलब, ये दोनों आपस में सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। दैट मींस इनका सम कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। ये डायरेक्ट थ्योरम में आप प्रूव करते हैं। अगर आपके दिमाग में रहा हो तो आप इसको जरा सा देर नहीं करेंगे, 125 तो ये बनेगा 55। आप बोलोगे इसका रीजन क्या है, तो हम इसका रीजन भी आपको दिखा दे रहे हैं। 1 नंबर का सवाल है, आंसर तो बस इतना ही करना था, लेकिन इसके रीजन को देखने के लिए ना काफी अच्छा रीजन है और इम्पोर्टेंट है। हो सकता है कि इस बार इससे रिलेटेड 1 नंबर का क्वेश्चन आया आपके फाइनल में, डायरेक्ट एग्जाम मतलब एक थ्योरम आ जाए, या इससे रिलेटेड कोई दूसरा बात आ जाए, मार्क्स बढ़ा के आ जाए, है ना। तो आपको प्रूफ करके दिखाना होगा। बोले प्रूफ करेंगे कैसे, प्रूफ करने के लिए कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ से ना आप इसको 90 डिग्री ये सब टेंजेंट जहां पे थे ना वहां पे हम कर दिए। हम बोले अच्छा, अब देखो ये एक्सटर्नल पॉइंट हो गया, ये रेडियस है, ये रेडियस है। आपको एक और थ्योरम पता होगा कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे। बोले ऐसा क्यों होगा, तो आप इस चीज को भी थ्योरम के रूप में प्रूफ करते हैं जब आप क्लास में होते हैं, ठीक है ना। अब देखिए कैसे, तो ये तो कॉमन पॉइंट है, ये आर, ये कितना हमारा 90 डिग्री, ये कितना भाई परपेंडिकुलर, रेडियस जो है वो अपने टेंजेंट पे 90 डिग्री बनाता है कि नहीं बनाता है। ये कॉमन साइड है कि नहीं। फिगर थोड़ा गंदा हो गया लेकिन आप इसको समझेंगे, इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है ना। ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये रेडियस, अगर ये एक्स लेंथ का तो ये भी एक्स लेंथ का। हम बोले हाँ। अब आप देखिए साइड एंगल साइड, या फिर आप लगा सकते हैं इसमें से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, या फिर आप क्या लगा सकते हैं,
एक राइट एंगल, एक हाइपोटेनस, और कोई एक साइड को पकड़ लीजिए तो आरएचएस क्राइटेरिया लगा लो या फिर साइड एंगल साइड क्राइटेरिया लगा लो। ये दोनों सर्कल आप, ये दोनों ट्रायंगल्स जो बन रहे हैं यहाँ पर, देखो ये एक ट्रायंगल बन रहा है और ये दूसरा वाला ट्रायंगल बन रहा है, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। और जब कॉन्ग्रुएंस होंगे तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स तो इक्वल लेंथ में होंगे, इक्वल मीजर के होंगे। बोले हाँ इक्वल मीजर के होंगे, दैट मींस देखो x के सामने ये, इसमें x के सामने ये, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा ना, इक्वल बन जाएगा। ठीक, और जब इक्वल बनेगा हम इनको नाम दे लेते हैं 1 2 3 4। ठीक, देखिए क्या करते हैं, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5, ये 6, ये 7, ये 8। आप बताओ क्या इन सबको हम ऐड करेंगे, जब हम इन सबको ऐड करेंगे तो 360 का सम बनेगा? बोलो बनेगा। आप बताओ 1 और 2 आपस में इक्वल है, 3 और 4 आपस में इक्वल है, तो आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या, 2 एंगल 1 प्लस 2 एंगल 3 प्लस 2 एंगल 5 प्लस 2 एंगल 7 इज इक्वल टू 360 लिख सकते हैं। 360 सब में 2 लगा हुआ है, और जब ये खत्म होगा तो 1 3 5 7 इनका सम कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। आप देखो इसी पे प्रूफ कर लेना, ठीक है ना। हम थोड़ा आगे क्वेश्चन कर ले रहे हैं, काफी आसान एक्सप्लेनेशन है, इतना हिंट्स के रूप में आप रख लेना और जल्दी से सॉल्व कर लेना। आप कर पाओगे कि 1 और 8 4 और 5 इन चारों का सम कितना आएगा, 180 आएगा। 180 आएगा, 1 और 8 मिलके तो ये एंगल बन रहे हैं, 4 और 5 मिलके ये एंगल बन रहा है, तो ये दोनों का सम क्या होगा, 180 होगा। और यही तो हमारे अपने क्वेश्चन में लगा है, ठीक है ना। ज्यादा एक आपको फिगर दे रखा है, देखिए ये एक फिगर है, हम बोले हाँ इस फिगर का एक एक्सटर्नल पॉइंट P दे रखा है सर्कल का, और सर्कल से इस पर ना एक टेंजेंट डाला गया है T पॉइंट पर, हम बोले अच्छी बात। और यहाँ से एक पॉइंट ना अपने सेंटर को मैच करता है, फिर जाके सरकमफेरेंस पे टच कर रहा है, और इसका नाम O है, यहाँ पे R, आपसे OT हाँ दिया है। अब देखो इसमें क्या क्या दिया है, रेडियस दे रखा है 7, क्या दे रखा है रेडियस इसका, कितना दे रखा है 7 दे रखा है। फिर क्या है इसमें, PT इज ड्रॉन फ्रॉम ए सर्कल है, तो क्वेश्चन पढ़ने का जरूरत नहीं है। PT 24 दे रखा है, PT कितना है, PT आपका दे रखा है 24। अब आपसे पूछ रहा है कि PR का लेंथ बताओ, क्या पूछ रहा है, PR का। 1 नंबर का सवाल है तो इतना ही आसान सवाल होता है। ये 24, अच्छा बताओ यहाँ 90 डिग्री का बनेगा कि नहीं बनेगा। अभी पीछे भी हम डिस्कशन में बोले थे कि कोई भी रेडियस, ये एक रेडियस ही तो है, ये रेडियस ही तो है। अगर यहाँ तक बात किया जाए ये रेडियस ही है, पर ये सब रेडियस थोड़े ना, ये जो 2 रेडियस यहाँ शो किए गए हैं वो थोड़े ना अपने टेंजेंट पे आके मिल रहे हैं, पर टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो रेडियस मिलता है वो 90 डिग्री बनाता है, 90 डिग्री बनाता है। रेडियस 7 है मतलब ये भी 7 रहा होगा। आप देखो ये 24 ये 7, तो ये 25 नहीं बनेगा क्या, हाइपोटेनस का काम करेगा ना इस राइट एंगल ट्रायंगल में। 90 डिग्री के सामने ही तो सबसे बड़ा वाला साइड होता है जिसको हम हाइपोटेनस कहते हैं। अब 24 स्क्वायर कितना आएगा, 576, 7 स्क्वायर 49, ये कितना बनेगा 625 का अंडर रूट, दैट मींस 25। अब आपसे लेकिन वो यहाँ से लेके ना यहाँ तक का लेंथ हमारा कितना आया, 25 आया। हमसे तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ पूछ रहा था, यह तो 7 है ना, तो 25 + 7 कितना आ जाएगा बताओ जल्दी। PR का लेंथ कितना आ जाएगा, तो 32 आ जाएगा। ठीक, एग्जैक्ट बात है, क्लियर बात है, आसान बात है। कॉसे का मान 4/5 है, कितना है कॉसे का मान 4/5। देखो कॉस A ये कितना दे रखा है 4/5। आपसे पूछा गया कि tan A का वैल्यू कर बताओ, tan A बराबर क्या होगा। हम बोले tan A बराबर क्या होगा, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला अगर दिखता हो तो हम कर लेंगे, नहीं दिखता हो फिर भी बहुत आसान बात है। ये क्या है बताओ B, ये क्या है H, तो P क्या रहा होगा, तो आप बोलोगे 3 पाइथागोरन ट्रिपलेट। 1 नंबर वाला सवाल है तो हम कर रहे हैं, अदरवाइज आप लॉन्ग मेथड में ना मार्क्स का आ जाए तो आप कर सकते हो, B H कर ले रहे हैं तो P का क्या आ जाएगा, तो √H² - B² यानी कि 25 - 16 दैट मींस 9 यानी कि 3 √9 दैट मींस 3, तो P 3 मिल जाएगा। हम बोले बहुत अच्छा, P पता है B पता है, तो क्या tan A का रेशियो नहीं पता कर लोगे आप, 3/4 P/B, तो tan A कितना आ जाएगा आपका 3/4। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर कौन सा है 3/4, ऑप्शन नंबर B है। ठीक, चलिए अब देखिए 12th क्वेश्चन है sin स्क्वायर, ये असर्शन में दे रखा है, sin स्क्वायर 67 प्लस
cos स्क्वायर 67 का वैल्यू 1 है। हम बोले अच्छी बात भाई। देखो और रीजन में दे रखा है क्या कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा जो है ना वो 1 होता है। तो अब देखो असर्शन ट्रू है। आप बोलो कैसे ट्रू है? तो इस रीजन से ट्रू है। थीटा अगर चेंज नहीं कर रहा है, यही अगर सवाल होता ना कि यहाँ sin स्क्वायर 67 के जगह cos स्क्वायर 67 होता और cos स्क्वायर 74 कर देते, फिर ये 1 थोड़े ना होता। और अगर फिर 1 होता भी अगर मान लो और ये हमारा, तो ये रीजन नहीं होता। यहाँ पे असर्शन भी ट्रू है और इस असर्शन के पीछे रीजन हमारा ये है। तो रीजन देखो हम इसका क्या आंसर करेंगे कि बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर इज ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी असर्शन। ठीक है ना, क्लियर? अब देखो 13 फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड लेट दिस इज, हम ग्राउंड लेवल बस ऐसे ही एज्यूम कर लिए, ये ग्राउंड लेवल है। अब बोला गया है कि इसके किसी एक पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग। देखो इसके किसी पॉइंट से एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग है। कितना मीटर? 20 मीटर हाई बिल्डिंग पर एक टावर लगा हुआ है, टावर। तो टावर के बॉटम और टॉप हुए ना, टावर का टॉप हुआ, टावर का बॉटम हुआ, ये हमारा क्या है? बिल्डिंग है। हम समझाने के लिए लिख रहे हैं कि आपको बस ये पता चले फिगर में आखिर क्या है। अब आप 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली, पहले किसका बात किया गया है? एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप। तो बॉटम का कितना है हमारा? 45। बॉटम का कितना है? 45 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन। और टॉप का कितना है? तो आप बोल रहे हो 60 डिग्री। टॉप का कितना है? 60 डिग्री। अब लेंथ ऑफ द टावर, आपसे टावर का लेंथ पूछा। देखो ये कितने का होगा? हम बोले कि ये भाई tan 45 लगाएंगे जैसे ही, तो tan 45 राउंड हो जाएगा 20/x। अगर हम अपने बेस से इस पॉइंट से जमीन का दूरी मान ले जहां पे ये बिल्डिंग सिचुएटेड है, तो P/V tan कितना हो जाएगा? 20/x। ये तो कुछ नहीं, 1 होता है। दैट मींस x का वैल्यू कितना है? 20। ये कितने का है? 20 का है। अब ना इसको y मान लेते हैं। तो देखो tan 60 फिर लगा रहे हैं, तो 20 प्लस y हमारा p का काम करेगा अपॉन 20 हमारा b का काम करेगा। और इधर tan 60 का वैल्यू कितना लगाएंगे? √3। तो y बराबर कितना आ जाएगा? 20 √3 माइनस 20, यानी 20 इंटू √3 माइनस 1। √3 का वैल्यू इसमें दे रखा है 1.732। तो हम करेंगे फिर, तो बनेगा 20 इंटू 0.732। हम बोले हाँ। अब गुना कर लो, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 2 7 जार 14। और ये एक देश, चलो एक जीरो भी कर लिए, 3 अंक है ना, तो 3 अंक, दैट मींस 14.64 मीटर का 3 अंक जाने हैं ना। हाँ बिल्कुल 14.64, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। 13 का क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक, आप देखिए 14 क्वेश्चन। ए ट्री इज ब्रोकन बाय द विंड। ये हाइट एंड डिस्टेंस का ये भी एक प्रॉब्लम पूछ दिया गया है। तो आप फिर से देखते हैं इसको। ऐसे हर सब्जेक्ट का कंटेंट आपको मिलते रहेगा, ठीक, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। अब देखिए 14 क्या है? ए ट्री इज ब्रोकन बाय द विंड। एक पेड़ था हमारा ना, ये विंड से टूट गया। क्या हुआ? ये टूट गया। और जब टूटा, the top struck the ground at an angle of 30 degree and at a distance of 10 meter from its root। ये देखो ये जमीन पर था, यहाँ हमारे रूट है, ये पेड़ है, और फिर क्या हुआ है? ट्रीज ब्रोकन बाय द विंड, कहीं से टूटा होगा। हम बोले बिल्कुल। और टूटा तो ये जमीन पे ऐसे बना, जमीन पे बना तो द टॉप स्ट्रक द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। कितने का एंगल पे बन रहा है? 30 डिग्री के एंगल पे। हम बोले अच्छी बात। एंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर, कितने दूरी पर? 10 मीटर फ्रॉम इट्स रूट, अपने रूट से 10 मीटर के दूरी पे गया। अब आपसे पूछ रहा है कि द होल लेंथ या द होल हाइट ऑफ द ट्री, हाइट का ट्री का पूरा क्या था? हम बोले भाई अगर ये x मीटर का रहा होगा तो ये भी x का रहा होगा। अब कौन सा एंगल है जो हमारे हाइपोटेनस, ये तो 90 रहा होगा ना, राइट एंगल ट्रायंगल का सीन बना होगा। कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है जो हमारे हाइपोटेनस और बेस में रिलेशन फाइंड करता है? हम बोले cos, तो लगा दो
cos 30 का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो 10/x आ जाएगा। हम बोले अच्छी बात। अब cos 30 का मतलब क्या है बताओ, √3/2 बराबर कितना है 10/x। आप बताइए फाइंड करेंगे तो x बराबर 20/√3 बनेगा। आप कह सकते हैं कि 20√3/3 जब हम इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो ठीक है ना, 20√3/3। हम बोले बस x निकल गया तो थोड़े ना हमारा हाइट निकल गया पेड़ का। ये कितना है, हम बोले देखो इसको फाइंड करने के लिए ये दिख रहा है परपेंडिकुलर जैसा, ये दिख रहा है टॉप बेस जैसा, तो आप ना अब की tan लगा दो, tan 30। बताओ tan 30 का वैल्यू कितना आएगा, तो आप बोलोगे कि यहाँ वाले लेंथ को अगर हम y मानते हैं तो y/10 कितना, y/10। tan 3 का वैल्यू कितना होता है 1/√3 बराबर y/10। अगर आपको y पूछा जाए तो कितना बोलोगे 10/√3। रेशनलाइज करेंगे तो 10√3/3 क्या बन जाएगा, y बराबर 10√3/3। हम बोले हाँ। अब x और y को जब आप ऐड कर दोगे, x और y को ऐड करोगे तो देखो आपको होल हाइट यानी कि हाइट ऑफ द ट्री मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो कहेंगे हाँ मिलेगा। अब बताओ 20√3 10√3 दैट मींस कितना बना 30√3/3। तो ये 10√3 कितना बन रहा है 10√3। पर आपसे ना √3 का वैल्यू यहाँ दे रखा है, पर देखो ऑप्शन सारे रूट में ही दे रखे हैं। अगर √3 के वैल्यू का हमको यूज करना पड़ता, √3 के वैल्यू का यूज करना पड़ता तो ये देखो 1.732 से गुना होके 17.32 बन जाता, पर ऑप्शन में 10√3 एज इट इज दिया हुआ है हाइट ऑफ द ट्री। क्लियर है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 था ये, 15 देख रहे हैं। सम ऑफ द areas of two circles with radii r1 and r2 is equal to the area of a circle of radius r। दो सर्कल हैं, उनके एरिया का जो सम है, उनके एरिया का जो सम है वो तीसरे सर्कल के एरिया के बराबर है। दो सर्कल्स का रेडियस आपको पता था r1 और r2, तो आपसे ना कुछ रिलेशन बोला। हम बोले कोई दिक्कत नहीं है, जो पहले सर्कल का एरिया होगा और दूसरे सर्कल का एरिया होगा, अगर इन दोनों को आप ऐड कर रहे हो तो क्या बोल रखा है ना कि तीसरे सर्कल के एरिया के बराबर है। हम बोले हाँ देखो पहले सर्कल का रेडियस नहीं ये r1 रख चुका है, दूसरे सर्कल का रेडियस r2 रख चुका है, और फिर बताया कि तीसरे सर्कल का रेडियस r है। अब आपसे रिलेशन फाइंड करना है। हम बोले रिलेशन फाइंड करना है तो ऐसा है कि पाई कॉमन करो और पाई को काट दो। कॉमन करने के बाद इधर क्या बनेगा r1² बनेगा, इधर क्या बनेगा r2² बनेगा, और इधर क्या बन जाएगा r² बन जाएगा। देखो एक नंबर का सवाल है तो ऐसा ही पूछा जाता है। आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी एज इट इज है ना, तो आप बोलोगे हाँ ऑप्शन नंबर बी क्लियर आंसर है। ठीक। अब देखिए क्या, ए सॉलिड पीस ऑफ आयरन इन द फॉर्म ऑफ ए क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशंस कितना है 49, 33 और 24, ये सेंटीमीटर में डायमेंशन दे रखा है, और इज मोल्डेड टू फॉर्म ए सॉलिड स्फीयर। अब ना इसको देखिए मोल्डेड किया गया, हमको लगा भाई पिघलाया गया और फिर क्या बना दिया गया, इससे स्फीयर बना दिया गया। हम बोले स्फीयर बना दिया गया, बिल्कुल 4/3 पाई r³। अब आपसे पूछ रहा है कि द रेडियस ऑफ द स्फीयर, भाई जो ये वॉल्यूम होगा वही तो ये भी वॉल्यूम होगा। ऐसा तो है नहीं कि 5 ग्राम लोहा आपको मिला कि ऐसा करो कि इस 5 ग्राम लोहे से ना कोई सामान बनाओ, जब आप उसको पिघला के सामान बनाने जाएंगे वो 6 ग्राम का थोड़े ना हो जाएगा, वो 5 ग्राम का है 5 ग्राम का रहेगा, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। ठीक है ना। अब देखिए जब ये दोनों को इक्वेट करेंगे तो आप क्या देखेंगे, एक बार लिख लेते हैं अच्छे से। 4/3 पाई का वैल्यू क्या, हाँ 22/7 इंटू r³ ही तो ये है। हम बोले हाँ इस चीज की जगह हम ये लिख सकते थे बिल्कुल। अब आपसे r³ चाहिए, r³, तो क्या होगा जो नीचे 3 और 7 है वो आके इसमें मल्टीप्लाई हो जाएंगे। हम बोले हाँ, और ये 4 और 22, ये 4 और 22 इसको डिवाइड कर लेंगे बिल्कुल, ये टर्म हम हटा के इधर कर दिया, यही जो रिजल्ट आएगा वो r³ का रिजल्ट आएगा। बोले देखो 11 3 जार 11 2 जार, ये 4 2 जार 8 3 जार। अब आप क्या देख रहे हो, ये 7² दैट मींस 7³ तो दिख गया, 3³ भी दिख गया, और इधर क्या दिखा आपको r³ दिखा, दैट मींस r का वैल्यू कितना रहा होगा 21 है ना। दोनों तरफ हम क्यूब रूट कर लेंगे ना, तो हमारा r का वैल्यू कितना आ गया 21 आ गया, और ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 ठीक है ना।
क्वेश्चन नंबर 17 से कंटिन्यू करते हैं। फिर देखिए मीन दे रखा है ना n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का, n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का मीन दे रखा है 105। हम बोले पहली बात तो आप इसका सम बताओ, मीन्स ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। तो देखिए n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6, ये होता है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। ठीक है ना, क्या होता है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। हम बोले हाँ ये तो सम हो गया। अगर इसको बाय टोटल नंबर से डिवाइड करेंगे तो हम इसका मीन फाइंड कर पाएंगे जो 105 दिया हुआ है। अब देखिए तरीके से ना ये n क्या है तो यहाँ का चीज है, ठीक कहाँ का है यहाँ का। तो ऐसे भी डिवाइड n करोगे तो मल्टीप्लाई बाई n, फिर यही तो होगा। n से इसको कट करो। अब आप यहाँ पे जानते हो ना कि ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, ठीक। और आप गुना भी कर सकते हो प्रॉपर, हालांकि एक नंबर का सवाल है, थोड़ा कैलकुलेटिव है, तो आप इसको अच्छे से कर लो। कितना आएगा बताओ, 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 3n, 2n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3n बनेगा ना, 2n और 1 3n, n 3n कितना है 105 इंटू 6, यानी कि ये कितना 630, देखो 630, ठीक। ये इधर आएगा तो कितना बन जाएगा अगले लाइन में, 2n स्क्वायर प्लस 33n प्लस 3n माइनस 629 बराबर 0। ये जब आप कैलकुलेशन करोगे तो ये आ जाएगा 1258, 1258 कितना आएगा 1258। अब 1258 के साथ थोड़ा देख लेते हैं ना, बड़ा सॉल्यूशन है तो आपको करना होगा। 2 से बनेगा 629 बार में, ये 17 से कटने वाला डाटा, 17 तिया 51 और 11 बचा 9, तो 17 7 जा, देखो 37 और 34 पे आपको 39 भी दिख गया। तो 2n स्क्वायर माइनस 34 पहले कर लेते हैं, फिर प्लस 37n कर लेंगे सुविधा के लिए, माइनस 629 बराबर 0। आप जैसे ही n कॉमन करोगे तो 2n कॉमन करो तो क्या बनेगा n माइनस 17 प्लस 13 कॉमन करोगे 37 तो बनेगा n माइनस 17। 37 इंटू 17 होता है क्या, 37 इंटू 17 देखो 620 होता है बिल्कुल। तो अब यहाँ से एक तो इररिलेवेंट डाटा आएगा, इससे n बराबर कितना आएगा 17, पर हमारे ऑप्शन में ना n बराबर 17 है ही नहीं, तो अब शायद पता नहीं क्यों। तो आप एक बार फिर इसको चेक कर लेना, मेथड नहीं बदलेगा, सॉल्यूशन यही करेक्ट है। n बराबर 17, कितने नेचुरल नंबर्स थे हमारे 70, ठीक, और उनका सम का ही ना एवरेज या मीन आप कर लो तो इतना बनेगा। 18 क्वेश्चन देखो, ये सवाल आप अच्छे से देख लो थोड़ा टाइम करके, है ना। ये क्वेश्चन जो है ये मोड का क्वेश्चन है। अब मोड का क्वेश्चन है तो आप इसमें बहुत अच्छे से फॉर्मूला जानते हो, ठीक, फॉर्मूला अप्लाई करोगे बन जाएगा, उसको हम डिस्कस नहीं करते हैं, फॉर्मूला पे बेस्ड है, बस कुछ करना नहीं है। इसमें देखो आपको दिख रहा होगा कि इसका मोड कितना है हमारा 20, इसका मोड कितना दिख रहा है आपको 20, मतलब मॉडल ग्रुप, मॉडल मोड नहीं 20 दिख रहा है, मॉडल क्लास क्या दिख रहा है 20 दिख रहा है। और जब मॉडल क्लास 20 दिख रहा है तो उसका आप x फाइंड कर सकते हो 40, कितना था उसका x 40 था, 40 से 50 मॉडल क्लास का है ना, 40 से 50 मॉडल क्लास का है तो x दिख जाएगा आपको, 40 दिख जाएगा। बोले हाँ, अब f आप उसका देख रहे हो तो 20 आ रहा है, फिर f एक पीछे वाला देखो तो वो कितना है 12, है ना, और f एक आगे वाला देखो तो वो 11, और इसी से h देखो इस क्लास कितना है तो 10। तो आप इसी पे फॉर्मूला बेस्ड है, आप फॉर्मूला बेस्ड सवाल आसानी से कर लेंगे, ठीक। हम देखिए अगला सवाल दिखा रहे हैं आपको, जो बोला है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिनोट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का बारे में बात किया गया। भाई किसी भी चीज का प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में होता है, या फिर 0 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। क्या है इसका ऑप्शन नंबर सी, ठीक, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आप देखो इसमें हम बोल सकते हैं कि आखिर ऐसा क्यों, तो प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट का 0 और 1 के बीच में होना ये तय है, ठीक, आप फाइंड करके देखोगे। और 0 किसका होगा तो ऐसा प्रोबेबिलिटी, मान लो कि एक बॉक्स में ना सिर्फ रेड बॉल्स हैं, हम बोले भाई एक बॉल निकालो इसके व्हाइट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, बोले 0, है ना। हम बोले इस बक्से में सिर्फ व्हाइट बॉल्स हैं और आप एक बॉल निकालो, बताओ इसके व्हाइट होने की क्या प्रोबेबिलिटी, हम बोले 1।
तो ये एक श्योर होता है और एक तो मतलब होता ही नहीं है। तो एक 0 भी हो सकता है किसी केस में और किसी केस में 1 भी हो सकता है, ठीक। तो प्रोबेबिलिटी क्या है, 0 या फिर 1 या फिर 0 और 1 के बीच का कोई भी वैल्यू हो सकता है। वही हमारा ऑप्शन नंबर सी दिख रहा था। अब एक फेयर डाई इज थ्रोन वंस, एक पासे को ना डाइस को एक फेयर डाइस इज थ्रोन वंस, एक बार फेंका गया। अब द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए कंपोजिट नंबर लेस देन 5, तो भाई कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं, तो जो प्राइम नहीं है उसको कंपोजिट बोलते हैं। आप ऐसा करते हो तो भाई 1/3 भी प्राइम नहीं है तो क्या कंपोजिट है? हाँ, जिसके एटलीस्ट 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, ठीक है ना, 2 से ज्यादा फैक्टर्स, वो प्राइम है। और वो एक होल मतलब वो एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो हम बोले ठीक। अब 5 से छोटे तो आप देखो तो एक डाइस में क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। 5 से छोटे तो ये सारे हैं। हम बोले बिल्कुल, इसमें ये तो नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ये तो प्राइम होता है ना, ये भी प्राइम है। अब देखो यही तो एक बचा जो कंपोजिट है, तो ये इसका संख्या कितना है, तो 1 कितने में, तो 1/6। इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। ये आपका 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। सारा सवाल लेके आपको आया जाएगा ना, बी सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन, डी, बड़े बड़े सवाल में एक क्वेश्चन हम आपको इसका डिस्कस कर देते हैं, सर्कल का कर दे रहे हैं और फिर टाइम पे ना सब चीज कर दिया जाएगा, ठीक। थोड़ा समय का कमी है अभी तो रहने देते हैं यहीं पे। आप देखिए ये सवाल क्या है, ये एक फिगर है, हम बोले ठीक। एक छुटका फिगर और इसके बगल में है, हम बोले हाँ। अब यहाँ से एक टेंजेंट ऐसे इसको टच किया और एक टेंजेंट जो इनका कॉमन टेंजेंट बन रहा है। आपसे पूछा गया कि प्रूफ करो कि दिस इज मिड पॉइंट ऑफ दिस टेंजेंट, दिस कॉमन टेंजेंट। ये तो एकदम आसान बात है ना। देखो अगर इस एक्सटर्नल पॉइंट मानते हैं तो ये अगर x लेंथ का तो ये भी x लेंथ का। इस सर्कल के लिए ये टेंजेंट ये टेंजेंट दोनों सेम लेंथ का होगा, हम बोले बिल्कुल। अब देखो सेम इस केस में देखो ये x लेंथ का तो ये भी x लेंथ का। अब बताओ ये अगर 2x लेंथ का, इधर x लेंथ इधर x लेंथ, तो क्या ये मिड पॉइंट नहीं हो गया? तो बिल्कुल हो गया। हम आपको अलजेब्रिकली दिखाएं, आप इसको ज्योमेट्री लिख सकते हैं ज्योमेट्रिकली और सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, जुड़े रहिए अपने डैफोडिल 2.0 कोचिंग के साथ। थैंक यू।